हेलो मेरे क्लास 10 के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम। आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज है मंडे, बज रही है शाम की 8 और मृत्युंजय पंड्या आ चुका है आपके द्वार। क्या बात है। ओके, तो मेरे क्लास 10 के प्यारे प्यारे बच्चों, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप लोगों ने पहला लेक्चर देख लिया, क्रैश कोर्स क्लास 10 टर्म 2 केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। ग्रेट। टाइम वेस्ट करे बिना मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, एंड आई होप आप लोगों ने वो कर लिए होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे और मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे इनके सवाल बनाकर बताएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था CO2 का। क्या आप लोगों से CO2 का कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर बना? अगर नहीं बना तो आप लोग मेरे साथ में बना सकते हो। मैं सबसे पहले कार्बन को बीच में लूंगा क्योंकि मेरे पास में 2 ऑक्सीजन है। गाइस ध्यान रखना, आप खुद इस बात को जानते हो कि ऑक्सीजन कार्बन के मुकाबले ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन खींचता है। ऑक्सीजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो आयोनिक बॉन्ड बनाने की ताकत रखता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत रखता है। क्या आपका कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत रखता है? नहीं, कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत नहीं रखता, वो सिर्फ शेयर करने की ताकत रखता है। इसीलिए ऐसा एलिमेंट, ऐसा मेटल जो थोड़ा कमजोर है, उसको हमेशा बीच में रखना। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब आ गया यहां पर आपके 2 ऑक्सीजन मैंने यहां रख दिए और यहां रख दिए। नाउ गाइस, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके अलावा बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अनपेयर्ड होते हैं। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने ये लिख दिया और इसका भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने यहां लिख दिया। एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जिसका मैं कलर बदल के लिखना चाहूंगा। एक यहां लिख दिया, एक यहां लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि यहां पर पेयरिंग करनी है तो मैं कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां लिख देता हूं। 2 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं यहां लिख देता हूं। एक यहां लिख देता हूं और एक यहां लिख देता हूं। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसने इससे, इसने इससे, इसने इससे और इसने इससे बॉन्डिंग कर ली। तो यहां पर आपका बन गया CO2 का स्ट्रक्चर। आप यहां पर खुद इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहां पर आप देखो आपके ये ऑक्सीजन का और यहां पर देखो आपके ये ऑक्सीजन के पूरे तरीके से टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और यहां पर आप चाहें तो आपके कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हुए दुनिया को दिखा सकते हैं। तो ये बन गया तुम्हारा CO2 का स्ट्रक्चर। दिस इज हाउ योर CO2 लुक्स लाइक। इसके अलावा मैंने आपको कुछ और ऑप्शंस क्वेश्चन करने के लिए दिए थे। जैसे एक C2H6 दिया था। मैं कुछ कुछ करवा रहा हूं, सारे नहीं करवाऊंगा, सारे करने का टाइम नहीं है और आप लोग जानते हैं कि सारे आप लोग खुद कर सकते हैं। नाउ गाइस, 2 कार्बन है। अब मुझे एक बात बताओ, एक घर की शादी में 2 मौसाजी एक साथ आ जाएं। तुम्हारे घर पे शादी हो, तुम्हारे 2 मौसा एक साथ आ जाएं। दोनों मौसाजी हैं, दोनों को तुम्हारी मौसियां ब्याई हुई हैं, दोनों तुम्हारे लिए सेम है। और अगर ऐसी कंडीशन में किसी एक मौसाजी को तुम छोड़ दोगे तो दूसरा मौसाजी जो है वो थोड़ा उसमें आ जाएगा कि मेरे को तवज्जो मिल रही है, और जो दूसरा वाला मौसाजी है जिसको तुमने छोड़ दिया उसको बुरा लग जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपके घर में 2 मौसाजी है तो आप दोनों को बराबरी से सर्व करोगे, भले ही आपको एक पसंद हो एक ना पसंद हो। ठीक उसी तरह यहां पर भी 2 कार्बन है, दोनों कार्बन दोनों सेम, दोनों को इक्वल इज्जत दी जाएगी, पूरा इज्जत मिलेगा। ठीक है। अब 6 हाइड्रोजन है। अब मुझे एक बात बताओ, आपके घर पे 2 मौसाजी आए, आपके पास में 6 फ्रूट्स हैं, तो इन 2 मौसाजियों में आप 3-3 फ्रूट बराबर बांटोगे? आपको भी 3, आपको भी 3। ऐसा तो नहीं करोगे कि ये मौसाजी पसंद है तू 5 रख ले बेटा और तू 1 से काम चला, ऐसा तो नहीं करोगे। या तुम्हारे घर में खाने की 6 डिशेस बनी है तो 3-3 बराबर बटेगी। आई बात समझ में? या तुम अगर 6 पान लेकर आए हो अपने मौसाजियों के लिए, 6 पान, तो 3 पान इसको और 3 पान इस मौसाजी को दोगे बराबरी से। वैसे यहां पर 6 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन मैं इस वाले कार्बन को देना पसंद करूंगा और 3 हाइड्रोजन मैं इस वाले कार्बन को देना पसंद करूंगा। अब हम लोग यहां पर कर देते हैं इनकी बॉन्डिंग शुरू। आप लोग सब जानते हो कि कार्बन के पास में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कार्बन के पास में भी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद में हम लोग सब जानते हैं कि यह हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन, यह हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन, यह हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन, यह हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, यह हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और यह हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप इनके बीच में शेयरिंग करना शुरू कर दो। इसको इससे शेयर कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे,
इन शेयरिंग से इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, 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 इसके 2 पूरे और इसके 2 पूरे। अब ये दोनों कार्बन बचे, ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे और इस शेयरिंग के साथ ही आप देख पाएंगे कि आपके ये वाले कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे और आप देख पाएंगे कि आपके ये वाले कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो ये बन गया तुम्हारा C2H6 जो कि कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ये इट विल लुक लाइक दिस, ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? अब आपको एक एग्जांपल में C2H2 का करके बता देता हूं और फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप C2H4 जो कल मैंने यानी फ्राइडे वाली क्लास को, जो मैंने 11 तारीख वाली क्लास को रात 8 बजे पढ़ाते वक्त आपको होमवर्क में दिया था, वो आप इसे कर पाए। C2H2 आप लोगों ने, वैसे तो मेरी उम्मीद ऐसी लगा रहा हूं कि कर लिया होगा आप लोगों ने, और अभी आप बोल रहे हो सर आगे पढ़ो, बट ठीक है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 के इलेक्ट्रॉन, 1 कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर 2 ही हाइड्रोजन है, तो अब क्या करें? 1 हाइड्रोजन इसको दे दो और 1 हाइड्रोजन इसको दे दो। भाई अगर तुम्हारे घर में 2 ही पान आए हैं तो 1 पान ये मौसाजी को मिलेगा और 1 पान ये मौसाजी को मिलेगा बराबरी बटेगी। अब ये इससे पेयर हो गया, ये इससे पेयर हो गया, ये हाइड्रोजन का मामला सेट, ये हाइड्रोजन का मामला सेट। लेकिन गड़बड़ कहां हो रही है? ये 2 कार्बन के साथ में। तो ये कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉन इससे शेयर, इसका इलेक्ट्रॉन इससे शेयर और इसका इलेक्ट्रॉन इससे शेयर। इससे आप देखो कि इस कार्बन के पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। साइमल्टेनियसली इस कार्बन को देखो, इसके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये दिखेगा C ट्रिपल बॉन्ड C H H। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से गाइस आप लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर वगैरह बना सकते हो और आप लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो क्या आप लोगों को यहां तक सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया? अगर हां तो चलो गाइस शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज अनअकैडमी से आ रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। यहाँ पर अनअकैडमी पर एक आस्क का डाउट फीचर लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आप लोगों को बस एक छोटा सा काम करना है। अनअकैडमी ऐप पर जाना है, आपको जो भी डाउट है उसको क्लिक करना है, यानी फोटो क्लिक करना है। फोटो को आप लोग क्रॉप कर सकते हैं एंड क्रॉप करने के बाद सबमिट करना है। सो गाइज व्हाट्सोएवर आपका डाउट होगा, अनअकैडमी पर एक्सपर्ट्स उसको सॉल्व करेंगे एंड आप लोगों को उसका इंस्टेंटली जवाब मिल जाएगा। तो एक बहुत अच्छा फीचर है जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, तो अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक आ रहा है उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। हमारे कोवेलेंट कंपाउंड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके कोवेलेंट कंपाउंड के पास में किसी भी प्रकार के आयंस नहीं होते। आपके कोवेलेंट कंपाउंड में किसी भी प्रकार के आयंस नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके पास में मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। आयंस तो किसमें होते हैं? जब आपका आयोनिक बॉन्ड बने, जब आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बने, यानी एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर कैटायन बन जाए और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को लेकर एनायन बन जाए। एक नेगेटिवली चार्ज आयन, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और इनके बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या मैं कहूं आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने की वजह से ये लोग ना तो कैटायन बनाते हैं ना तो एनायन बनाते हैं, ये इस तरीके से मॉलिक्यूल बना लेते हैं। दे ऑलवेज फॉर्म्स मॉलिक्यूल। जैसे कि H2 का मॉलिक्यूल सिखाया था, Cl2 का मॉलिक्यूल सिखाया था, Br2 का मॉलिक्यूल सिखाया था, HCl का मॉलिक्यूल, H2O का मॉलिक्यूल, CO2 का मॉलिक्यूल, NH3 का मॉलिक्यूल, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दूसरा, जैसा कि आप सभी लोग प्यारे प्यारे किडूस जानते हो कि ये सब लिक्विड और गैसियस स्टेट में होते हैं यूजुअली। क्यों? बिकॉज ऑफ लेस या बिकॉज ऑफ लीस्ट और वेरी लेस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। सर इसका क्या मतलब है, हमको समझ में नहीं आया। देखो मेरी एक बात समझना, बहुत ध्यान से शांति से मेरी एक बात समझने की कोशिश करना।
देखो, आपके स्कूल में एक इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, एक इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है। और आपके स्कूल में एक इंट्रा स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। अब सर दोनों में क्या फर्क है? देखो, जैसे मान लो आपके स्कूल का नाम है तेरी एमसीबीसी स्कूल। आपके स्कूल का नाम क्या है? तेरी एमसीबीसी स्कूल। इसमें एक हाउस का नाम है एम हाउस, या चलो एक हाउस का नाम है एक हाउस का नाम है, चलो क्या रखे क्या रखे क्या रखे क्या रखे क्या करें, अक्षय कुमार हाउस। या चलो एक हाउस का नाम रखे हम लोग बाबू राव, एक हाउस का नाम रखे हम लोग राजू हाउस, एक का हम लोग नाम का नाम रखे तोतला सेठ हाउस, और एक का नाम हम लोग रखे कचरा सेठ, कचरा सेठ हाउस। ये आपके स्कूल के 4 हाउस है। अब ये चारों हाउस आपके स्कूल के हैं। अब इस हाउस का, इस हाउस का, इस हाउस का और इस हाउस का आपस में क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। तो यहां पर अगर कोई दूसरी स्कूल का बच्चा आएगा और वो ग्राउंड पर खड़ा होकर देखेगा तो बोलेगा कि आज बाबूराव वर्सेस कचरा सेठ का मैच हो रहा है। तो बाबूराव की टीम के जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब इस स्कूल के हैं, और कचरा सेठ हाउस के जितने स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं वो भी इस स्कूल के। तो बोलेगा अरे यार ये तो स्कूल वाले आपस में ही खेल रहे हैं, एक स्कूल के बच्चे अलग अलग टीम बनाकर आपस में खेल रहे हैं। इसको बोलते हैं इंट्रा हाउस। इस वर्ड को बोलते हैं इंट्रा। इंट्रा मतलब इनसाइड, इंट्रा मतलब इनसाइड। लेकिन अगर मैं बात करूं इंटर स्कूल कंपटीशन की, तो हो सकता है इंटर स्कूल कंपटीशन में आपका एमसीबीसी स्कूल आ जाए, फिर पीकेएमबी स्कूल आ जाए, फिर सीकेएमबी स्कूल आ जाए, फिर एक बीएसडीके स्कूल आ जाए। तो ऐसे मान लो कुछ आपके स्कूल्स आ जाए या आपके कुछ अलग अलग स्कूल्स आ जाए। अब ये स्कूल्स आपस में खेल रहे हैं, तो यहां पर पूरे स्कूल के एक टीम बनेगी जो दूसरे स्कूल की टीम से भिड़ेगी। तो हम इसको बोलेंगे इंटर स्कूल। अलग अलग स्कूल के बच्चे आपस में भिड़ रहे हैं, इसको बोलेंगे इंटर स्कूल। इंटर मतलब बिटवीन, बिटवीन टू, दो लोगों के बीच में। क्या ये बात समझ में आ गई? इसी प्रकार गाइस आप लोगों के केमिस्ट्री के अंदर 2 तरीके के फोर्स काम करते हैं। इसी प्रकार आप लोगों के केमिस्ट्री में 2 तरीके के फोर्स काम करते हैं। एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। कौन से फोर्सेस? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। और एक होते हैं आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दोनों में क्या डिफरेंस है ध्यान से समझना। इंट्रामॉलिक्यूलर, एक जो मॉलिक्यूल बना है उसके अंदर कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। तो गाइस अगर मान लो तुम्हारे पास में एक मॉलिक्यूल है CH4, तो ये CH4 नाम का एक मॉलिक्यूल बना। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स काम कर रहे हैं वो कौन सा फोर्स है? सर ये, सर ये, सर ये और ये कौन सा बॉन्ड है? अभी तो सिखाया, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। अच्छा मान लो एक Na ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और एक Cl ने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, इनके बीच में फोर्स बन गया। अच्छा ये भी एक प्रकार का मॉलिक्यूल है, तो ये कैसा फोर्स है? सर ये तो आयोनिक बॉन्ड है, तो आयोनिक बॉन्ड। तो गाइस इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब कौन से फोर्सेस? जो आपके 2 एटम्स के बीच में बन रहे हैं, जो आपके 2 एटम्स के बीच में बन रहे हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल।
जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। क्या है बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को? लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की हम बात करें तो क्या होगा बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो मॉलिक्यूल्स के बीच में काम कर रहे हैं। बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स दे आर एक्टिंग। ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में काम कर रहे हैं। अब यहां पर जो फोर्सेस काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं? जैसे मान लो आपके पास में एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव नाम का मॉलिक्यूल है। ये एक मॉलिक्यूल आ गया प्यारे बच्चों। अब इस एक मॉलिक्यूल के पास में एक मॉलिक्यूल और आ गया, फिर इस एक मॉलिक्यूल के पास में एक NaCl का मॉलिक्यूल और आ गया। मतलब आप लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है? हाँ सर देखा है। जेठालाल, हाँ सोडियम इज योर जेठालाल। सोडियम क्या है हमारा? जेठालाल। Cl क्या है? हमारी दयाबेन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मेरे प्यारे बच्चों मैंने उल्टा लिख दिया। Na पॉजिटिव क्या है? आपकी दयाबेन। Na पॉजिटिव कौन है? आपकी दयाबेन। Cl नेगेटिव क्या है? तुम्हारा जेठालाल। Na पॉजिटिव में Na कौन है? ये तुम्हारी बबीता जी। ये कौन है? हमारी बबीता जी। और Cl नेगेटिव कौन है? हमारे अय्यर भाई। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है मेरे प्यारे किडूस? तो अब यहां पर क्या हो रहा होगा? जेठालाल बबीता जी के साथ में बढ़िया शादी करके खुश है, एक अच्छी खासी जिंदगी बिता रहा है। बबीता जी और अय्यर भी अच्छी खासी जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन जेठालाल को रोज सुबह बबीता जी के दर्शन चाहिए जिससे जेठालाल का दिन अच्छा गुजरे। उनको बबीता जी बहुत पसंद है, उसको बबीता जी को देखना बहुत अच्छा लगता है। तो जेठालाल कभी कभी हमारी बबीता जी पर लाइन मारेगा, और ये जो लाइन है, ये जो फोर्स बन रहा है, यानी जेठालाल और बबीता जी के बीच में जो फोर्स बन रहा है, ये कमजोर टाइप का फोर्स है। क्या जेठालाल बबीता जी डेट पर जाते हैं? नहीं। क्या जेठालाल और बबीता जी का कोई हिडन टप्पू पैदा हो गया है? नहीं। क्या जेठालाल बबीता जी साथ में रहते हैं? नहीं। बस दोस्ती है, दूर से देखते हैं, बस वो। इस तरीके के फोर्स को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो थोड़े वीक फोर्सेस होते हैं। जो कैसे फोर्सेस होते हैं? वीक फोर्सेस होते हैं। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चा लोगों को समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या आप लोग 100% इस चीज को समझ पा रहे हैं? ओके ग्रेट। नाउ एक बात यहां पर समझो कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यहां पर ये मैंने कंपाउंड कौन सा लिया? आयोनिक सॉल्ट। ये मैंने सॉल्ट कौन सा लिया? आयोनिक। अब देखो, इस आयोनिक कंपाउंड में एक एंड पर प्योर नेगेटिव चार्ज है और इस आयोनिक कंपाउंड के इस एंड पर प्योर पॉजिटिव चार्ज है। तो आप लोग देखो, इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव और इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस फोर्स को आपने ऑब्जर्व करा। अब जरा आप इस नए फोर्स को ऑब्जर्व करो। कार्बन, हाइड्रोजन, 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 कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब आप इन दो मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो। अब यहां पर प्रॉब्लम सर यह हो रही है कि ना तो आपके कार्बन पर प्योर नेगेटिव चार्ज है, प्रॉब्लम समझ में आई, और ना तो इस हाइड्रोजन पर प्योर नेगेटिव चार्ज है। ना तो इस कार्बन पर पॉजिटिव है, ना तो इस हाइड्रोजन पर नेगेटिव है। ना तो इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव है, ना तो इस कार्बन पर नेगेटिव है। सिमिलरली ना तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ना तो ये हाइड्रोजन नेगेटिव है। ना तो ये कार्बन नेगेटिव है, ना तो ये कार्बन पॉजिटिव है। तो अब ये दोनों एक दूसरे को किस बेसिस पर अट्रैक्ट करेंगे? ये मीथेन का मॉलिक्यूल ये मीथेन के मॉलिक्यूल को कैसे अट्रैक्ट करेगा? बहुत मुश्किल होगी, और अगर अट्रैक्शन होगा भी तो वो बहुत ज्यादा वेरी वीक अट्रैक्शन होगा। अगर होगा भी तो बहुत ज्यादा वीक अट्रैक्शन होगा। अब इसको नेग्लिजिबल ही मानो। क्या मानो? नेग्लिजिबल ही मानो। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, आप लोग सॉलिड कैसे बनाते हो? आप बोलते हो सर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास में बहुत ज्यादा ताकत से और बहुत ज्यादा स्ट्रांगली चिपका रहे तो सॉलिड। अब एक बात बताओ, ये गोला गोला पार्टिकल है क्या? ये गोल गोल तुम पार्टिकल बनाते हो, क्या बनाते हो? अरे ये मॉलिक्यूल है। ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है। मतलब अगर एक गोला बनाया आपने तो इस गोले का मतलब है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसके पास दूसरा गोला आ गया
Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसके पास तीसरा गोला आ गया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, फिर इसके पास में गोला आ गया, फिर इसके पास में गोला आ गया, फिर गोला आ गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसके Cl ने इसके Na को, इसके Cl ने इसके Na को, फिर इसके Cl ने इसके पास वाले Na को स्ट्रांगली पकड़ रखा है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर सकता है, जो यहां पर आपको देखने मिल रहा है। यहां पर आपको यह अट्रैक्शन देखने मिल रहा है। तो मैंने बोला कि दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स कमजोर होता है, लेकिन आयोनिक बॉन्ड के अंदर, आयोनिक कंपाउंड के अंदर यह स्ट्रांग होता है कोवेलेंट कंपाउंड के मुकाबले, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड के अंदर तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव नहीं है। इसीलिए क्या होगा, इसका ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर रहने वाले हैं। इसका मॉलिक्यूल इसके मॉलिक्यूल से एक दूसरे से दूर रहने वाले, और जब ये दूर हो जाते हैं तो या तो ये लिक्विड हो जाएंगे, या अगर मान लो ये बहुत ही ज्यादा दूर हो जाते हैं तो फिर ये गैस हो जाएंगे। और इसीलिए आपके कोवेलेंट कंपाउंड यूजुअली लिक्विड या गैस होते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो लीस्ट होता है या लेस होता है, मतलब ये फोर्सेस आर वेरी वीक। क्या ये बात समझ में आ गई? मतलब एक मीथेन का मॉलिक्यूल दूसरे मीथेन के मॉलिक्यूल को पकड़ने में असक्षम होगा, प्रॉफिटेबल अट्रैक्शन नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसलिए ये या तो लिक्विड होंगे या तो गैस होंगे। मतलब एक मीथेन का मॉलिक्यूल दूसरे मीथेन के मॉलिक्यूल से दूर रहेगा, कोई अट्रैक्शन नहीं है। अगर एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के पास आ जाए तो बहुत हल्का हल्का अट्रैक्शन होगा, इसलिए वो लिक्विड होता है। सॉलिड तो वो भी नहीं हो पाएगा, इसलिए मैक्सिमम कोवेलेंट कंपाउंड या तो लिक्विड होते हैं या तो गैस होते हैं। और यही रीजन इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर एक पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को बहुत स्ट्रांगली, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, पांचवा छठे को, छठा सातवें को, सातवां आठवें को, आठवां नौवें को अगर स्ट्रांगली पकड़ के रखता तो आप लोगों को इसे बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता, ताकि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल थोड़े दूर खसक जाएं, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल थोड़े दूर खसक जाएं, ये पार्टिकल एक दूसरे से थोड़े 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 दूर खसक जाए और ये सॉलिड से लिक्विड बन जाए। और आपको इनको और थोड़ी हीट देनी पड़ती ताकि ये पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर खसक जाए और क्या बन जाए, गैस बन जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ऑलरेडी इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है, यानी जो दो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है बहुत ही कमजोर है, बहुत ही गंदा है, वाहियात है। तो तुमने जरा सी एनर्जी दी, टुपुक अलग हो गए, जरा सी एनर्जी दी, टुपुक और अलग हो गए। तो तुमको ना तो उनको मेल्ट करने में ज्यादा एनर्जी देनी है, ना तो बॉईल करने में ज्यादा एनर्जी देनी है। मतलब जरा सा टेम्परेचर दिया, मेल्ट हो गया, जरा सा टेम्परेचर और दिया, बॉईल हो गया। क्या बात समझ में आ गई? ग्रेट। अगला पॉइंट है, दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। नाउ इनसॉल्यूबल इन वाटर को फिर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके, थोड़ा सा मन लगाकर समझने की कोशिश कीजिएगा। नाउ गाइस, आप सभी लोग एक बात जानते हैं कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जिस प्रकार जुड़े हुए होते हैं, क्या मैं सही बोल रहा हूं? ये देखो, मैंने इनका लुईस स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिया। ये आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। नाउ क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत सबसे ज्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत ऑक्सीजन के पास में सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? फ्लोरीन। अगर आपसे कोई पूछे कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को, किसी के भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की ताकत सबसे ज्यादा किसमें, तो आप बोलोगे फ्लोरीन में। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन के बाद में नाइट्रोजन में। तो आपको याद रखना है फोन, FON। ये तीन ऐसे एलिमेंट हैं जिनके पास में भीख मांगने की शक्ति सबसे ज्यादा है।
अपने इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखते हैं, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास खींच लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझो, जैसे मैं हूं मृत्युंजय, आपका अपना मृत्युंजय सर, और आपकी अमृता मैम, हम दोनों की शादी हो चुकी है, मतलब हम दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन चुका है। अब मेरे पास में भी आईफोन 11 है, अमृता के पास में भी आईफोन 11 है। अब जब हम लोग सुबह उठकर मॉर्निंग टी ले रहे होते हैं, तो हम दोनों ऐसे बैठे हुए होते हैं अपनी अपनी चेयर्स पे। एक टेबल है, यहां पर टेबल पे मेरा कप है, यहां पर टेबल पे अमृता का कप है, यहां पर मेरा आईफोन रखा हुआ है, यहां पर अमृता का आईफोन रखा हुआ है। अब टेक्निकली मुझे मेरा फोन चलाना चाहिए, अमृता को अपना फोन चलाना चाहिए, लेकिन अमृता ऐसा नहीं करती। अमृता क्या करती है, बोलती है अरे यार मृत्युंजय, मेरे फोन में ना बैटरी बहुत कम है, लाओ आपका फोन मुझे दे दो। और वो क्या करती है, मेरे फोन से इंस्टाग्राम, मेरे फोन से टेलीग्राम, मेरे फोन से खुद के यूट्यूब चैनल को, मेरे फोन से फेसबुक को, मेरे फोन पे व्हाट्सएप को, सबको आराम से देख लेती है, सबको मैसेज वैसेज ड्रॉप कर देती है, देख लेती है कि दिन दुनिया में क्या चल रहा है, और मेरा फोन मुझे वापस दे देती है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अमृता ने मेरे आईफोन पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया? क्या अमृता ने अपने आईफोन को तो अपने पास रखा, क्या उसने मेरे आईफोन को भी पूरी तरीके से अपने पास रख लिया? क्या वो मेरे फोन को दिन भर अपने पास रखती? नहीं, वो मेरे फोन को जब मर्जी पड़े, जब उसकी इच्छा, उठाती है, यूज करती है और मुझे वापस दे देती है। इस कंडीशन में मैं अमृता को बोलूंगा कि अमृता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। अमृता क्या है? अमृता इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और मृत्युंजय गरीब क्या हो गया? मृत्युंजय हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। ठीक उसी तरह आप यहां पर देखें, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहां पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? बड़ा चतरा है। ऑक्सीजन अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स तो अपने पास रखेगा, लेकिन वो इस गरीब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा? अपनी तरफ खिसका लेगा। वो बोलेगा थोड़ा सा मेरे पास आ जा। क्या वो हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पूरी तरीके से खींच के अपने पास ला रहा है, जैसा आयोनिक बॉन्ड में होता है? सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से छोड़ दिया, अब उसका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से अपने पास खींच लिया, अब उसने उसको दिन भर अपने पास रखेगा सीने से चिपका के। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो अपनी जेब में रख लिया, फिर घूम रहा है, फिर बोलता है यार एक काम करूं, एक फोन कर लूं। क्या करूं? हाइड्रोजन का फोन उठाया, हाँ, टिक 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 टिक, डेटा वेटा सब उसका यूज कर लिया और उसको वापस दे दिया। बात समझ में आ रही है? मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास ही है, लेकिन हाइड्रोजन से ज्यादा यूज ऑक्सीजन कर रहा है। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि हमारे ऑक्सीजन पर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। गाइस, डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल। डेल्टा का मतलब क्या होता है? पार्शियल। ये जो साइन है डी, ये डेल्टा कहलाता है, इसका मतलब होता है पार्शियल। पार्शियल मतलब 1 से छोटा। पार्शियल का मतलब 1 से छोटा। देखो, जैसे सोडियम ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो क्लोरीन पर पूरा -1 चार्ज आ गया और सोडियम पर पूरा +1 चार्ज आ गया। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है ये 1 से छोटा है, क्योंकि सोडियम की तरह ना तो हाइड्रोजन ने अपना पूरा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया है, इसलिए हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसलिए ऑक्सीजन पर 2 बार पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्या यहां पर हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सोडियम की तरह +1 है? नहीं, ये +1 से छोटा है। हो सकता है 0.8 हो सकता है 0.7 हो सकता है 0.5 हो सकता है 0.9 हो, लेकिन +1 नहीं होगा। क्या यह बात समझ में आ गई? तो गाइस, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स जिनके एक एंड पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए और जिनके एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए, ऐसे कंपाउंड्स को पोलर कंपाउंड्स बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को पोलर कंपाउंड्स बोलते हैं। पोलर कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स दैट हैव पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन वन एंड एंड नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन अनदर एंड।
ऐसो को हम लोग पोलर कंपाउंड बोलते हैं। सर पोलर कंपाउंड में क्या आयोनिक कंपाउंड भी आएंगे? यस, जितने भी आपके आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे पोलर कंपाउंड के अंदर आएंगे। जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पूरा पोलर दिख रहा है, इसमें पार्शियल तो छोड़ो, इसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए तो मैंने यहां पर लिखा पॉजिटिव चार्ज। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव को पोलर बोलेंगे, नहीं, पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव होगा तो भी पोलर, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होगा तो भी पोलर। तो NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2, फिर उसके अलावा कुछ पार्शियल वाले जैसे H2O, NH3, HF, HCl, ये सब तुम्हारे पोलर कंपाउंड्स हो गए। क्या चीज क्लियर हो रही है? अच्छा, पोलर कंपाउंड्स के अलावा अब आप लोग समझ ही गए होंगे नॉन पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब आप लोगों को नॉन पोलर कंपाउंड्स ऑटोमेटिकली समझ में आ गए होंगे। भाई नॉन पोलर कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं दैट डू नॉट हैव एनी चार्ज सेपरेशन, दैट डू नॉट हैव चार्ज सेपरेशन, यानी कि आपको इनके अंदर किसी भी प्रकार का चार्ज सेपरेशन नहीं मिलेगा, यानी ना तो इनके एक एंड पर पॉजिटिव होगा ना तो इनके एक एंड पर नेगेटिव होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, CH4 कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, क्योंकि ना तो कार्बन हाइड्रोजन खींच सकता है, ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, ना हाइड्रोजन पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना कार्बन पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तभी तो यहां पर शेयरिंग हुई है, तभी तो यहां पर शेयरिंग हुई है। तो CH4 हो गया, फिर तुम्हारा बेंजीन हो गया, आपका जो बेंजीन होता है वो हो गया, फिर आपका CS2 हो गया, फिर आपका CCl4 हो गया। ये सारे जो कंपाउंड्स होते हैं ये सब नॉन पोलर कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। ऑल ऑफ देम कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक, बाहुबली ट्रिक, मतलब ये ट्रिक अगर आप लोगों ने याद कर ली तो फिर आपको कभी कोई चिंता नहीं होगी। ऑल दोस कंपाउंड्स, याद रखना, ऑल दोस कंपाउंड्स दैट कंटेन्स, all those compounds that contains only carbon and hydrogen are always non-polar, are always non-polar, वो हमेशा नॉन पोलर होंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। लेकिन अगर ऑक्सीजन आ गया, लेकिन अगर ऑक्सीजन आ गया, फ्लोरीन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, एक तरफ मेटल एक तरफ नॉन मेटल आ गया, तो सिचुएशन अलग हो जाएगी, तो वो पोलर हो जाएंगे। लेकिन अगर कार्बन और हाइड्रोजन है तो वो हमेशा नॉन पोलर रहेंगे। ठीक है, अब एक रूल लिखेंगे। मुझे एक बात बताओ, मैं आज YouTube पर पढ़ाता हूं, मैं पर्सनली एक यूट्यूबर हूं, मेरे फ्रेंड्स कौन होंगे, मेरी जान पहचान किन लोगों से होगी, मैं किन के साथ अच्छा फील करूंगा? यूट्यूबर्स के साथ। कि मैं छपरी बन जाऊंगा, बाल में विमल थुकवा लूंगा अजय देवगन से, और कहीं पर अगर ऑयल पेंट हो रहा होगा तो मैं वहां से पीला और लाल ऑयल पेंट चुरा के मेरे बाल लाल पीले कर लूंगा, और कैमरा उठा कर लूंगा, हे गाइस, सो गाइस, फेजू भाई नॉट मीट मुंबई गाइस, सो वेंटिंग बैक गाइस, गाइस बेड लक बॉयज, बॉयज बेड लक इज द कंट्री एंड आई स्टेशन गाइस, बॉयज गाइस। ऐसा करूंगा क्या मैं? नहीं, आई एम नॉट अ छपरी। मैं मौज ऐप नहीं चलाता, मैं चिंगारी ऐप नहीं चलाता, मैं टिकटॉक नहीं चलाता, हाँ, मैं रील्स पर उटपटांग हरकतें नहीं करता, हाँ, मैं फनी चीज बनाता हूं, लेकिन मैं क्रिंज नहीं बनाता। तो क्या मेरी दोस्ती क्रिंज बनाने वालों से होगी? नहीं। ओ यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर मैं नहीं करता, मेरी छाती बहुत कमजोर है, मेरी हड्डियां टूट सकती है। तो मेरी दोस्ती यूट्यूबर से होगी, जो यूट्यूब पर भी कौन से, क्या मैं कैरी मिनाटी का दोस्त हूं? नहीं, मैं गाली भी नहीं बकता। मेरी दोस्ती एडुकेटर से होगी, व्लॉगर से हो सकती है, फैमिली व्लॉगर से। तो जो जैसा है उसकी दोस्ती वैसों से होगी। अगर मान लो कोई छपरी है तो उसके सारे दोस्त छपरी होंगे, अगर कोई यूट्यूबर है तो उसके दोस्त यूट्यूबर होंगे, अगर कोई अनअकैडमी में पढ़ा रहा है तो उसके दोस्त अनअकैडमी वाले होंगे। समझ में आ रही बात? जो जैसा है वो वैसों के साथ ही रहेगा। इसलिए केमिस्ट्री का भी एक रूल होता है, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक।
जो जैसा है वो उसके अंदर ही डिसॉल्व करेगा। मतलब अगर तुम्हारा सॉल्वेंट यानी अगर आपका लिक्विड पोलर है तो उसके अंदर आपके पोलर सब्सटेंस ही डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व्स इन इट। लेकिन अगर आपका सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो फिर उसके अंदर आपके नॉन पोलर सब्सटेंस से ही डिसॉल्व करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? अब यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपके कार्बन और कार्बन से बनने वाले मैक्सिमम कंपाउंड्स सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं, एंड कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड हमेशा नॉन पोलर होते हैं, इसीलिए ये हमेशा किस में डिसॉल्व होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। तो यही हमारा पॉइंट है दैट दे आर ऑलवेज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में इनसॉल्युबल क्यों होते हैं? बिकॉज वाटर इज पोलर बट कार्बन कंपाउंड्स आर यूजुअली, गाइस देखो मैंने एक वर्ड लिखा है यूजुअली, मतलब ऐसा नहीं है कि कार्बन के ये जो हम कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं इसमें सारे कंपाउंड्स नॉन पोलर होंगे, नहीं 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 नहीं, सिर्फ वो कंपाउंड नॉन पोलर होंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दो ही हैं। लेकिन मान लो कभी ऑक्सीजन आ गया, कभी नाइट्रोजन आ गया, कभी क्लोरीन आ गया, कभी फ्लोरीन आ गया, तो फिर ये पोलर हो सकते हैं, फिर इनमें पोलैरिटी आ जाएगी। लेकिन अधिकतर केसेस में हमने कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स ही देखे हैं। सो बट बिकॉज वाटर इज पोलर बट कार्बन कंपाउंड्स आर यूजुअली नॉन पोलर, इसीलिए लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल यहां पर काम नहीं कर रहा है और इसीलिए ये लोग इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। गाइस लास्ट पॉइंट जो हम लोग यहां पर स्टडी करने वाले हैं दैट इज योर बैड कंडक्टर। गाइस आपके कोवेलेंट कंपाउंड बैड कंडक्टर होते हैं। क्यों बैड कंडक्टर होते हैं? देखोगी कंडक्टिविटी करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, या तो मैं आयोनिक कंपाउंड हूं, अगर मैं आयोनिक कंपाउंड हूं और अगर आपने मुझे वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो मैं वाटर में जाने के बाद मेरा केटायन और मेरा एनायन अलग अलग हो जाएगा, केटायन एनायन अलग अलग हो जाएंगे, तब केटायन भी फ्री है, एनायन भी फ्री है। फ्री आयंस, जितने ज्यादा फ्री आयंस होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। क्या बोला मैंने? जितने ज्यादा फ्री आयंस होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। क्या आपके कोवेलेंट कंपाउंड में फ्री आयंस होते हैं? नहीं, दे डू नॉट हैव फ्री आयंस। ओके, दूसरा, अगर मैं मेटल्स को देखूं तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर, बट मेटल गुड कंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट। तो गाइस अगर आपके पास में फ्री आयंस नहीं है और अगर आपके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो भी आप गुड कंडक्टर हो सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही नहीं है। इसके पास में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या तो वो पहले से पेयर्ड होते हैं, इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पास में 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप देखो ये दो इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन तो पहले से पेयर्ड है, यानी इनकी जोड़ी पहले से बनी हुई है। अब इसके पास में दो हाइड्रोजन आए और इनने भी अपनी पेयरिंग कर ली, तो अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन भी पेयर हो गए। तो अब आप मुझे बताओ, जब कभी भी कोई कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है तो कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर क्या कभी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता है? जी नहीं, कभी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। कभी भी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। तो आपके कोवेलेंट कंपाउंड के पास में ना तो फ्री आयंस है, नीदर दे हैव फ्री आयंस नॉर दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये हमेशा बैड कंडक्टर की कैटेगरी में आएंगे। बोलो मेरे करण अर्जुन, क्या मेरे करण अर्जुन आएंगे? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो बहुत डिटेल में हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा है। आई होप आप लोगों को इतना एनसीईआरटी में भी कभी पढ़ने नहीं मिला होगा। अब गाइस एक मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ा रहा हूं।
दैट इज कोवैलेंसी। एक चीज पढ़ रहे हैं मेमोरी के लिए, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है? देखो गाइस, कोवैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर कंट्रीब्यूटेड बाय एन एटम फॉर शेयरिंग इन अ कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए मेरे पास में मीथेन है। अब मैं जानता हूं कि मीथेन में मेरे पास में एक कार्बन होता है और इस एक कार्बन से मेरे पास में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स जुड़े हुए होते हैं। अब यहां पर आप एक बात ऑब्जर्व करो, ये कार्बन इससे 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 और इससे, ये 4 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्डिंग कर रहा है। तो अब मुझे बताओ, इस कार्बन की अगर आपसे कोई कोवैलेंसी पूछे तो आप बताओ इस कार्बन की कोवैलेंसी क्या होगी? आप बोलोगे ये कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए अपने खुद के कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब यहां पर कोई ये नहीं पूछ रहा है कि आपके कार्बन ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर लिए, ऐसा कोई नहीं पूछ रहा है। बस इतना सा आपसे पूछा जा रहा है कि एक कार्बन एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, बॉन्डिंग करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो यहां पर मुझे दिख रहा है साफ साफ, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन का। सो देयरफॉर यहां पर आपका कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग में, इसलिए कार्बन की कोवैलेंसी कितनी हो गई? कार्बन की कोवैलेंसी हो गई 4। कार्बन की कोवैलेंसी हो गई 4। आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज कोवैलेंसी। इसे आप लोग कोवैलेंसी बोलते हैं। तो कार्बन की कोवैलेंसी हमेशा 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 4 रहेगी। कितनी रहेगी? 4 रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं और गाइस एक डिफरेंस देख लेते हैं आयोनिक बॉन्ड्स या आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर और कोवैलेंट कंपाउंड्स के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड? पहला डिफरेंस, आपके आयोनिक कंपाउंड मेनली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। रीजन बताओ। आयोनिक कंपाउंड में एक एंड पर पॉजिटिव, एक एंड पर नेगेटिव चार्ज होता है। NaCl, NaCl के पास दूसरा NaCl आया, इस NaCl के भी एक एंड पर पॉजिटिव, एक एंड पर नेगेटिव। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को खींच रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो ये फोर्स कमजोर होता है, लेकिन किसके मुकाबले? कोवैलेंट बॉन्ड के मुकाबले, आयोनिक बॉन्ड के मुकाबले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमेशा वीक होते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के मुकाबले। मगर आपसे कोई पूछे कि भैया कोवैलेंट बॉन्ड है तुम्हारे पास में, आयोनिक बॉन्ड है तुम्हारे पास में और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है तुम्हारे पास में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो इनमें से कमजोर कौन? आप बोलोगे इंटरमॉलिक्यूलर, यानी ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स कमजोर होगा। लेकिन अगर Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है आयोनिक बॉन्ड, वो बहुत मजबूत होगा। तो वो आप हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर कहने का मतलब समझो कि एक NaCl में इसका Cl नेगेटिव और इस NaCl में इसका Na पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये अट्रैक्ट करके थोड़ा सा स्ट्रांगली जुड़ जाएंगे। तो ये कंपैरेटिवली वीक तो होगा लेकिन कंपैरेटिवली स्ट्रांग होगा। किसके? कोवैलेंट कंपाउंड के। क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड में ना तो एक एंड पर पॉजिटिव होता है ना एक एंड पर नेगेटिव, दूसरे वाले कोवैलेंट कंपाउंड के भी ना एक एंड पर पॉजिटिव ना एक एंड पर नेगेटिव, तो दोनों दूसरे को खास अट्रैक्ट करते नहीं है। अट्रैक्ट करते भी तो बहुत कमजोर अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इसका एक मॉलिक्यूल और इसके एक मॉलिक्यूल में थोड़ा गैप रहता है। और अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है तो या तो ये लिक्विड होगा और अगर ये गैप ज्यादा होगा तो ये गैस होगा। तो इसीलिए आपके आयोनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से वो सॉलिड होते हैं, लेकिन आपके कोवैलेंट कंपाउंड कभी कभी सॉलिड एंड मैक्सिमम टाइम लिक्विड और गैसियस फॉर्म में ही पाए जाते हैं। आयोनिक कंपाउंड के अंदर आयंस होते हैं, कैटायन और एनायन आपको देखने को मिलता है यहां पर, लेकिन आपके कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर सिर्फ मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी प्रकार का कोई आयन नहीं होता।
क्योंकि आपके आयोनिक कंपाउंड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल पर अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होते हैं, बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, इसीलिए हमें इन्हें बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है मेल्ट करने के लिए, और मेल्ट करने के बाद और ज्यादा हीट करना पड़ता है इन्हें बॉईल करने के लिए, इसलिए इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर होते हैं, जरा सा हीट करने पर ये मेल्ट हो जाते हैं और जरा सा हीट करने पर ये बॉईल हो जाते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं अपने मोल्टन या सॉल्यूशन फॉर्म में। जैसा मैंने आपसे कहा, कंडक्टिविटी करने के लिए फ्री आयंस की जरूरत होती है। जो आयोनिक कंपाउंड में कैटायन और एनायन मौजूद हैं, लेकिन अगर आपका आयोनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड फॉर्म में कैटायन और एनायन तो जुड़े हुए हैं, फ्री नहीं है। इसीलिए इनको फ्री करने के लिए हमें या तो इनको मेल्ट करना पड़ता है, या तो इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, तब फिर कैटायन और एनायन अलग हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स आपके बैड कंडक्टर होते हैं, सिर्फ इसके अंदर एक ही आप लोग एग्जांपल याद रखेंगे, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक इसके अंदर एक्सेप्शनल केस है। ग्रेफाइट इसके अंदर एक्सेप्शनल केस क्यों है? क्योंकि ग्रेफाइट के पास में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अभी जब मैं आपको इसके एलोट्रॉप्स पढ़ाऊंगा तब ग्रेफाइट के बारे में मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि क्यों इसके अंदर ऐसा होता है कि ये गुड कंडक्टर होता है। इसको छोड़कर बाकी कोवेलेंट कंपाउंड बैड कंडक्टर होते हैं। क्योंकि आयोनिक कंपाउंड पोलर नेचर के होते हैं, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड पोलर नेचर के होते हैं, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वाटर भी पोलर नेचर का होता है। कोवेलेंट कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं। तो फिर कोवेलेंट कंपाउंड किसके अंदर सॉल्युबल होते होंगे? ये सॉल्युबल होते हैं आपके बेंजीन के अंदर। बेंजीन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब प्योरली नॉन पोलर है। ये सॉल्युबल होते हैं टोल्यूइन के अंदर। टोल्यूइन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5CH3 होता है, ये भी पूरी तरीके से कार्बन हाइड्रोजन से बना है, तो ये भी नॉन पोलर होता है। तो इस तरीके के कंपाउंड्स के अंदर ये लोग सॉल्युबल होते हैं, वाटर के अंदर ये लोग इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो गाइज आज हम लोग यहां तक पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग एलोट्रॉप्स स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन, यानी कि जो बुधवार शाम को 8 बजे होगा, वेडनेसडे शाम 8 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिक नेचर एंड फ्रेंडली नेचर ऑफ कार्बन। फिर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नोमेनक्लेचर, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड फिर उसके बाद में केमिकल रिएक्शंस वगैरह डिस्कस करेंगे। सो गाइस, वैसे तो चल रहा है क्रैश कोर्स, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिटेल में, अच्छे से, आराम से, शांति से, तो कोई हड़बड़ाहट नहीं है। प्रॉपर हमारे साथ पढ़ते चलो। हम लोग 1 मंथ के अंदर अंदर आपके दोनों चैप्टर्स कंप्लीट कर देंगे और आप लोगों को प्रिपेयर कर देंगे टर्म 2 के लिए। मैं प्रिपेयर करूंगा केमिस्ट्री के लिए, अमृता प्रिपेयर करेगी बायोलॉजी के लिए। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब करो ग्रेविटी सर्कल को, शेयर करो ग्रेविटी सर्कल को, एंड जितना हो सके वीडियो को लाइक करो, एंड जितना हो सके कमेंट करो। कमेंट करके यही बता दो कि वीडियो बहुत पसंद आया, कमेंट करके बता दो और क्या चाहिए, कमेंट करके बता दो। कुछ गलती हुई हो तो सब चीजें कमेंट करो, जितना हो सके उतना कमेंट करो। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट किडूस।